नमस्कार, हम नागरिक की खास चुनावी सीरीज़ यूपी की सियासत 2022 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। इस वक्त मैं हूं गोरखपुर के पंत पार्क में, और आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है। बस कुछ ही दिनों में जो विधानसभा चुनाव हैं वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएंगे, और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल रहा है। और आज हम बता दें कि राजनीति से इतर आज हम बात करेंगे, और राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से हटकर और नेताओं से हटकर बात करेंगे आज, क्योंकि आज नेशनल युवा डे है, यूथ डे है। तो आज हम गोरखपुर के यूथ से बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या पॉलिटिकल विचार हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, और उन्हें क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में उनका क्या मुद्दा हो सकता है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? रवि तिवारी। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। हाँ बिल्कुल। आप एक युवा हैं, तो क्या लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार के चुनाव में? युवाओं के लिए ज़्यादातर मुद्दा रहा बेरोजगारी, जो कि भर्तियां आई हैं और निश्चित तौर पे वह संपन्न नहीं हो पाई हैं, या फिर कहीं धांधलीबाजी, पेपर लीक, रिजल्ट नहीं जारी होना, कई कारण हैं। कुछ महंगाई कारण है, अन्य है विकास को लेकर के है। बेरोजगारी के अलावा और भी तमाम क्या मुद्दे हो सकते हैं युवाओं के लिए? कई चीज़ हो सकते हैं। बेरोजगारी तो ज्वलंत मुद्दा है। हाँ युवाओं में। प्राइवेटाइजेशन जो है इतनी तेज़ी से हो रही है। मेडिकल कॉलेज खुले हैं, ज़रूर खुले हैं, मानना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज खुली है सरकार में, लेकिन वहाँ पे नियुक्तियाँ जो हुई हैं वो केवल एडॉप के बेस पे हुई हैं। प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दी गई है। 6 से 7 हज़ार रुपये में कैसे कोई जीवन यापन करेगा? ये सब कई सारी मुद्दाएँ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, और सारी मुद्दाएँ हैं। इस बार विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप, पिछले 5 साल में विश्वविद्यालय में क्या क्या बदलाव हुए हैं? नहीं, विश्वविद्यालय के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लाइब्रेरी यहाँ की शुद्ध, और पेयजल व्यवस्था, और कुछ दिन से पीएचडी के छात्रों को उनकी समस्या जो लगातार 2 से 3 महीनों से धरना दे रहे हैं, उनकी भी समस्याएं सुनी जानी चाहिए। और क्या लगता है कि अगर कौन सी सरकार आ सकती है उत्तर प्रदेश में? ये तो मतदाता करेगा, 10 मार्च को पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? हम युवा हैं, हम कहीं वोट देंगे ही। मतदान सबसे बड़ा वोट बैंक युवाओं का है, तो युवाओं का मत जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिटी है, और यहाँ से तो 5 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहे हैं, लेकिन और एक जगह से नहीं ना क्लियर होता है, और जगहों से रहता है, सिटिंग है। तो उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में कौन जीत रहा है? परिवर्तन की ओर है उत्तर प्रदेश। परिवर्तन की ओर है, मतलब कि अखिलेश जो बोल रहे बदलाव की ओर। नहीं, मैं ये नहीं कह पाऊँगा अखिलेश क्या है क्या नहीं है। मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ। अब लोग अपने अपने विचार रखेंगे, कौन किस पार्टी को मतदान करता है, इस पर 10 मार्च को पता चल जाएगा कि क्या निर्णय होती है। आप कितने खुश हैं इस सरकार से? सब हम खुश हैं इस सरकार से, लेकिन कई बेरोजगारी मेन चीज़ रहा है, महंगाई रही है, बेरोजगारी रहा है, कई सारे। क्या लगता है कि आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे सरकार को 10 में से बेरोजगारी के मुद्दे पर? बेरोजगारी पे तो सरकार एकदम फिसड्डी रही है। जो भी नियुक्तियां की हैं, जैसे यूपीएसआई हुआ, 97,000 लेकर के लखनऊ में विधानसभा पे लगातार 2 से 3 महीनों से छात्राओं का आमरण अनशन चालू है। डेली लाठियां खाते हैं। बहुत सारे 69,000 में सीटें बची हैं। यूपीएसआई पेपर करवा के रिजल्ट नहीं जारी कर पाए। 5 साल बीत गया। लेखपाल का भी भर्ती जल्द लेकर के आए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। 26,682 पद का लेकर के अभी ये टेंडर जारी किए हैं। तो इस तरह से ढीला ढवाली है सरकार की। और क्या लगता है कि चना और तेल पे तो युवा और वोट तो देगा नहीं। मेन चीज़ है चना और तेल खाने से, रिफाइन से तो ये चलेगा नहीं कि 1 लीटर आप दे देंगे, 1 लीटर में खर्चा चल जाएगा। अनुदेशकों का बहुत लंबे समय से मुद्दा रहा, शिक्षा मित्रों का रहा है। विभिन्न हर क्षेत्र में जो है जो वादा किए थे उस पर टैबलेट वितरण नहीं हो पाया। अभी कल ही दैनिक जागरण ने छापा था, जो 150 से 200 केवल हर जिलों में हो पाई है। क्या कह सकते हैं कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे में सफल तो है नहीं। आने वाली सरकार जो भी आएगी, क्या वो इस पे काम करेगी? अखिलेश सरकार से कंपेयर करें तो अखिलेश सरकार ने इस पे बेहतर काम किया था कि योगी सरकार ने? कुछ मामलों पे वो भी सही थे, कुछ मामलों पे ये भी सही है। गोरखपुर का विकास हुआ है, लेकिन बेरोजगारी पे कोई काम नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे, राय जानेंगे। आपका नाम क्या है? विशाल कुमार गौर। क्या आप पढ़ते हैं, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? ADCA। ADCA। यस। तो मतलब कि आप ट्रेनिंग लेते, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में? यस। अच्छा,
तो आप एक युवा हैं, आज नेशनल यूथ डे भी है, तो और सबसे बड़ा वोट बैंक युवा भी है भारत में, तो आपको क्या लगता है कि इस बार प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? ये तो अभी कह नहीं सकते, 10 तारीख को कंफर्म होगा। मगर जहाँ लेकिन लगता क्या है? वही यहाँ पर निर्माण कराए हैं बाबा, तो वही बनेंगे। बाबा बनेंगे। हाँ, आपकी पसंद क्या है? योगी आदित्यनाथ। आपकी पसंद योगी आदित्यनाथ है। तो युवाओं में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बेरोजगारी का। आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी वाकई कोई मुद्दा है? यस, बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं मगर उनको नौकरी समय से नहीं मिल रहा है। तो यही इस सरकार में थोड़ा प्रॉब्लम यही है कि नौकरी नहीं सही से मिल रहा है। हम चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी, अच्छी सी जॉब भी दिया जाए। बेहतर शिक्षा की दावा करता है ये सरकार कि हम बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है ये बेहतर शिक्षा देने में सफल रही है कि अभी भी हालत वही है? नहीं, शिक्षा तो बेहतर दी है मगर कुछ थी बीमारी के कारण थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है, और बाकी सब शिक्षा बढ़िया दे रही है सरकार। तो क्या लगता है कि बेरोजगारी से हटकर अगर हम बात करें तो युवाओं में और क्या मुद्दा हो सकता है शिक्षा और बेरोजगारी के अलावा? शिक्षा और बेरोजगारी के आप वोट देंगे इस बार? यस। वोट देंगे? यस। तो आप किस मुद्दे पर, आपकी क्या प्राथमिकता होगी, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? मैं इस मुद्दे पर दूंगा क्योंकि ये सरकार सभी दलितों और अच्छे आदमी की बात सुन रही है। मैं चाहूँगा कि इन्हीं को जिताया जाए, ताकि हम लोग का भी जो भी काम हो या जो भी बेहतर हो, ये सरकार सुन रही है। बाकी जितने भी सरकार थे वो अपने अपने जात और इथी के आधार पे बनाई थी, मगर ये जो सरकार है हर बात पे काम कर रही है। हर बात पे काम कर रही है। तो हम यहाँ पर और भी कुछ बच्चों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मतलब असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं और एग्ज़ाम का टाइम है, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? प्रीति जायसवाल। किस चीज़ का विश्वविद्यालय में आप किस चीज़ की स्टडी करती हैं? PhD PhD की। रिसर्च स्कॉलर। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? आपका क्या ओपिनियन है? हमें लगता है कि फिर पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि जितना कुछ हो पाना चाहिए था वो ऐसा हुआ है। और कुछ जैसे अभी जो भर्तियां रुकी हैं उससे कुछ प्रभावित होगा, लेकिन ओवरऑल फिर से बीजेपी की सरकार बननी। तो आपको लग रहा है कि आप किन मुद्दों पर, युवा हैं, युवा सबसे बड़े वोटर्स हैं और वो तय करेंगे कि मतलब सत्ता पलट भी सकती है युवाओं से और बहुत तमाम चेंजेस हो सकते हैं। क्या लगता है कि बेरोजगारी के अलावा और क्या युवाओं के मुद्दे हो सकते हैं? अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जो बदलाव हुआ है, मतलब बेरोज़गारी में अगर नौकरियों की बात करें तो बस नौकरियां नहीं मिली हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे जो कौशल विकास वगैरह वाला कार्यक्रम जैसे, और फिर रोज़गार के अन्य जो अवसर हैं उस तरफ भी युवा आकर्षित होंगे, क्योंकि सिर्फ जॉब ओरिएंटेड होना तो है नहीं ऐसा कुछ। आप PhD के छात्र हैं और काफ़ी दिन से यूनिवर्सिटी में जो PhD छात्रों का प्रदर्शन है और तमाम चीज़ें, उस पर आपका क्या व्यू होगा, क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो CBCS वाला मेन मुद्दा है वो, उसमें कुछ ऐसा, क्योंकि हम लोग को पहले बताया नहीं गया और एग्ज़ाम ले लिया गया, उसके बाद से पता चला कि वो CBCS वाला है, तो हम लोग एग्ज़ाम दे के गुमराह हो चुके हैं। एक तरह से हम लोग को गुमराह कर दिया गया है, क्योंकि जो बहिष्कार किए हैं वो बेहतर किए हैं शायद। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर नाम क्या है भैया आपका? शिवेंद्र प्रकाश मल। किस चीज़ की विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस के। तो पॉलिटिकल साइंस के एक छात्र हैं हमारे साथ, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो इनसे पॉलिटिकल बात करने में और भी मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आपको पता है कि आ गया है करीब करीब, और आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेहतर कर सकती है युवाओं के लिए? आज नेशनल यूथ डे भी है, तो यूथ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। नहीं। तो क्या लगता है कि यूथ के लिए बेहतर काम कौन कर सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि आज अगर राष्ट्रीय युवा दिवस है, युवा को अगर हम उलट के देखें तो वायु होता है, उतनी फोकस और उतनी उसमें ताकत होती है। तो वो युवा अगर जिस देश का, जिस राज्य का जो भी चाहेंगे, वहाँ की सरकारें बदलने की भी अपने अंदर मद्दा रखते हैं और बदल भी सकते हैं। और वर्तमान में जो हम लोग के साथ बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो ये है कि बेरोज़गारी का, क्योंकि अगर हम रिसर्च स्कॉलर हैं,
हम पीएचडी पूरा करते हैं, अगर हमको उस बेसिस पे अप्रोप्रिएट जॉब नहीं मिलता है, और अमूमन यही होता है कि नहीं मिलता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी यही चैलेंजेज होती है कि हम ऐसे सरकार को लाएं या ऐसे सरकार को लाने की अपेक्षा रखें जो हमारे हित के लिए कार्य करे। अगर हम वैकेंसी जो खाली है उसको डिक्लेयर करने का काम करें, वो प्रॉपर वे में वैकेंसी हो। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनावी मुद्दों को देख करके या चुनाव में जो गतिविधियाँ होती हैं उसका पूरा एक प्रॉपर जो है प्लानर आ जाता है कि इस टाइम में इतने चरण में मतदान होगा, इस डेट को गिनती होगी, सारा कुछ एकदम प्रॉपर वे में होता है। लेकिन अगर हम युवाओं की तरफ से बात करें तो युवा की बातों को कभी भी इस तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच से कभी भी बेरोज़गारी का सॉर्ट आउट करने के लिए या बेरोज़गारी को हटाने के लिए जो रोज़गार की बातें हैं उसका एक प्लानर नहीं होता है। एक वैकेंसी आती है 4 साल 6 साल लगती है, और इससे युवा हमेशा प्रभावित रहता है, और उसका जो एक लाइफ स्टाइल है, उसका जो रूटीन है और उसका जो एक ऊर्जा है, पोटेंशियल है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे चीज़ों पे सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सरकारें कोई भी हो, मुझे किसी पार्टी से कोई विशेष लगाव नहीं है, ना कोई पार्टी मेरे अपेक्षा अनुरूप काम करती है, ये मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ। मैं किसी पार्टी का ना पक्षधर हूँ, मैं एकदम बिल्कुल निष्पक्ष हूँ और निर्दल हूँ कह सकता हूँ। और दूसरी चीज़, जो लोगों के हित में कार्य करे वो सरकार बेहतर हो सकती है मेरे नज़र से। और बाकी यहाँ जो पार्टियाँ हैं गिनी चुनी है, सबको पता है। सरकार कहती है कि उसने बेरोज़गारी पे बहुत काम किया है, 4.5 लाख कुछ नौकरियां सरकार ने दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिर भी बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि ये सरकार कितनी सफल रही है बेरोज़गारी में? देखिए, सरकार के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अगर मतलब आप देखना चाहें तो उस आंकड़ों में मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। ये सरकार भी जानती है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं या पढ़ लिख रहे हैं उनको पता है, मुझे पता है। और दूसरी चीज़, जो 4.5 लाख का गिनती हो रहा है उसमें पुरानी रिक्तियाँ जो थी उसको इंक्लूड करके, और सफाई कर्मी को रिक्तियों को मतलब जो भी भरे हैं या जो पहले से एम्प्लॉय हैं उनको इंक्लूड करके, और जो मनरेगा वाले लोग हैं उनको, मतलब कि क्वालिटी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। इन लोगों को एक बिल्कुल कलेक्ट करके एक आंकड़ा इकट्ठा किया, और श्रम कार्ड के तहत भी बहुत सारे आंकड़े सरकार को आसानी से उपलब्ध हो गई। तो इन सब आंकड़ों को लेकर के वो मतलब पब्लिकली हाईलाइट कर दिए कि ये चीज़ें हुई हैं, 4.5 लाख वैकेंसी हुई है। लेकिन मैं खुद बीएड हूँ, बीएड क्वालिफाइड हूँ, सीटेट यूपीटेट सारा चीज़ क्वालिफाइड हूँ, सारे एग्जाम्स तो कैंसिल। लेकिन अभी आने वाली जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल करके विधानसभा का चुनाव अनिवार्य तौर पे हो रहा है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मतलब बेरोज़गारी के लिए कोई अच्छा और एक ठोस कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। और रही बात 4.5 लाख वैकेंसी की, तो मुझे नहीं पता है कि मतलब कौन सा 4.5 लाख है। अगर उसका आप एक हमको आंकड़ा दे दें स्पष्ट तौर पे कि ये कौन से मतलब सरकारी डिपार्टमेंट में इन लोगों को नियुक्त किया गया है, तो फिर हाँ लगेगा कि 4.5 लाख वैकेंसी हुई है। अगर सपा का कार्यकाल कंपेयर करें और भाजपा का कार्यकाल कंपेयर करें तो बेहतर प्रदर्शन किसका रहा है सत्ता संभालने में? देखिए, कमियां और अच्छाइयां सरकार के साथ दो पहलू या किसी के भी साथ दो पहलू होते ही हैं। और रही बात अच्छा और बुरा का, तो कंपैरेटिवली कोई अच्छा बुरा हो सकता है। मैं उस बातों पे नहीं जाऊंगा कि कौन सी पार्टी बेहतर की है नहीं की है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ अपना एक सकारात्मक पक्ष लेके चलता है, एक नकारात्मक पक्ष लेके चलता है। और रही बात अगर वैकेंसी निकालने की, गवर्नमेंट वैकेंसी, तो सपा के सरकार में हुई थी। मैं पक्षधर नहीं हूँ, फिर भी मैं ये बात स्पष्ट तौर पे जान रहा हूँ, हुई थी। उसमें काफ़ी पुलिस की कई हज़ार में वैकेंसी आई थी, शिक्षक की कई हज़ार में वैकेंसी आई थी, जिसमें 69,000 की वैकेंसी लगभग उन्हीं की थी। और उसमें जो बची सीटें अभी निकालने वाले थे 17,000 समथिंग करके, लेकिन वो भी नहीं आई। इस सरकार में अगर सरकारी वैकेंसी की बात करें तो शायद नहीं आई है, ठीक है, कोई वैकेंसी नहीं आई। जैसे प्राइमरी टीचर के लिए तो बिल्कुल नहीं आई है, कोई वैकेंसी नहीं है। जो आने के लिए डिक्लेयर हुआ था वो भी कैंसिल हो गया ड्यू टू कोविड-19 और बाकी सारी चीज़ों का तमगा दे करके। तो यही है, मतलब इसमें देखा जा सकता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो फॉरेन रिलेशंस इम्प्रूव करने में बहुत सक्सेसफुल रही है। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई ये बात सही है? आपका ओपिनियन क्या है इस पर? देखिए, जो वर्तमान में और बीजेपी शासनकाल के दौरान जो मोदी के प्रधानमंत्री काल में जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है फॉरेन पॉलिसी पे, मतलब
बेहतर काम हुआ है पहले की तुलना में, तुलनात्मक रूप से बेहतर काम हुआ है, क्योंकि जिन देशों का नाम कभी सुनने को नहीं मिलता था, उन सारे देशों में लगभग वर्तमान में भारत के अच्छे संबंध हैं। किसी भी देशों की बात करिए, चाहे विश्व पटल पे इसकी एक अलग छवि बनी है, और अलग अलग देशों के द्वारा वर्तमान प्रधानमंत्री की छवि के अनुसार ही उनको मतलब उनका जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर उनको कई सारे अवार्ड मिले हैं, अलग अलग देशों से मिले हैं, उनकी सरकारें दी हैं उनको। और दूसरी चीज़, फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी बदलाव आया है। अभी इंडो पैसिफिक के नाम से जो इंडियन ओशियन है, चाइना काफ़ी उसमें तिलमिला के रह जाता है कि मतलब इसको इंडो पैसिफिक क्यों बोलते हैं। इंडो पैसिफिक मतलब इंडिया सेंट्रिक हो गया, और इंडिया को प्रिविलेज मिल रहा है जो कि चाइना को पसंद नहीं है, क्योंकि एशिया में चाइना अपना मतलब धाक जमाना चाहता है। तो कह सकते हैं उस लिहाज से अगर ये बातें विश्व पटल पर रखी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये स्पष्ट है। और अजीत डोभाल जी जो हमारे वर्तमान सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका भी इसमें अहम भूमिका है, और भी कई सारे लीडरशिप हैं जो मतलब अच्छा काम किए हैं इस पे। फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल बेहतर काम हुआ है, और पहले से ज़्यादा मतलब गर्मजोशी के साथ कई राष्ट्रों के बीच में आपसी संबंध मधुर हुए हैं, ये सारी चीज़ें। कोरोना एक बार फिर तेज़ी से फैल रहा है इंडिया में भी, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो कोविड के टाइम में कितनी सक्सेसफुल रही है काम करने में? स्टेट की गवर्नमेंट की हम बेसिकली बात करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो ज़्यादातर लेखा जोखा इसी चीज़ का होता है स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के। लोगों तक राशन पहुंचाने की बात हुई, या जो तमाम सुविधाएं हैं वो आम जनता को, क्योंकि सेकेंड वेव हर कोई उससे गुजर चुका है, और सब कहीं ना कहीं हर कोई फील कर चुका है कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम और क्या ज़रूरत थी। क्या लगता है कि जो सरकार दावे करती थी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं कि नहीं? देखिए, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो कोई भी सरकार होती तो मुहैया कराती, ठीक है। जैसे हम पीडीएस के तहत जो भी राशन वितरण होता है वो कराती, उसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि बेसिक नीड है, उस आदमी का अधिकार है, वो लीगल राइट है। उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या स्कीम है, उसके तहत ये चीज़ लिखा हुआ है कि हर नागरिक को मतलब इतना यूनिट देने को है। तो वो सारी सरकारों की एक जिम्मेदारी होती है, जो आधारभूत जिम्मेदारी होती है, और एक आधारभूत आवश्यकता होती है लोगों की जीने खाने का, तो वो सारी सरकारें करती, कोई भी सरकारें होती। तो रही बात सरकार के सफल असफल की, तो जब पंचायती चुनाव था उत्तर प्रदेश का जो सेकंड वेव के समय में, उस समय में काफ़ी शिक्षकों की मृत्यु हुई थी, ठीक है, और काफ़ी कई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लोग थे उससे प्रभावित। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा अब रहा नहीं इस चुनाव में। शिक्षकों की कितनी डेथ हुई, ये सारी चीज़ें उन्हीं चुनावों के चलते में मुद्दा नहीं बना। यही है समस्या, यही है कि हर किसी को राजनीति पसंद है, लेकिन असल राजनीति के बारे में किसी को सुनना भी पसंद नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर असलियत कोई जानने की मतलब हिमाकत रखता है तो शायद उसकी बातों को सप्रेस किया जाता है, कभी भी उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। रही बात सरकारों के, जैसे अभी वर्तमान में भी कोविड यहाँ भी फैल रहा है, कई राज्यों में पूरी तरीके से लॉकडाउन हो चुका है, और बाकी सारी जगहें मतलब वहाँ पे प्रॉपर वे में चल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है कि मतलब चुनावी मुद्दे को देखते हुए सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि चुनाव प्रभावित ना हो। चुनाव हो जाना चाहिए, अच्छी बात है, चुनाव होना चाहिए, लेकिन मानवता का और मानव का मतलब अगर उसके जीवन का संकट है तो मुझे लगता है कि उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और ऐसी कोई अनहोनी ना हो, ऐसा इस बात को भी सरकार को पुष्ट करनी चाहिए और इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल रहा है चुनाव की तारीखों का डेट रखने का, तो क्या लगता है इलेक्शन कमीशन का ये सही फैसला था कि इस टाइम पर चुनाव कराया जाना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक बात रही इलेक्शन कमीशन की, तो वो एक आर्गन है जिसके माध्यम से चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही करवाती है। तो वहाँ के कुछ जो मतलब कमिश्नर वगैरह उसके होते हैं, वो सारे आयुक्त वगैरह आकर के यहाँ की स्थितियाँ देखे होंगे, और यहाँ के गवर्निंग बॉडी से या बाकी लोगों से उसका सर्वे किए होंगे कि क्या माहौल है, कैसा नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता है, वो दिल्ली में बैठते हैं, उनका ऑफिस वहीं है, तो वो आकर के यहाँ किसी से सर्वे ही करते हैं। एक तरीके से लोगों से जानकारी इकट्ठा किए होंगे, उनको लगा होगा कि चीज़ें ठीक ठाक है, जो आंकड़ा बताया जाएगा वही वो जानते हैं। अगर आगे स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं तब क्या? आगे स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, इसका मतलब मैं पहले भी बताया हूँ कि सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पहले तो मतलब इंसान का जीवन सुरक्षित होना अनिवार्य है, उसके बाद ये चुनाव और राजनीति और वोटिंग सारा कुछ हो सकता है। तो आपका क्या नाम है? संजय कुमार।
क्या आप विश्वविद्यालय में किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? PhD करते हैं। PhD की। सरकार बोलती है कि उसने शिक्षा पर काफ़ी काम किया है, शिक्षा और बेरोज़गारी। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ में सरकार पास है कि फेल है? हद तक तो काफ़ी ज़्यादा पास ही है, जो भी किया है उसके लिए तो पास ही है। अभी इतनी सारी किस वैकेंसियाँ चीज़ में, शिक्षा की बेरोज़गारी में? शिक्षा में पास है, क्योंकि इतनी सारी जो वैकेंसियाँ आई हैं हमारे ख्याल से पिछले जो सरकार थी उसमें नहीं आई थी। लेकिन भर्तियां तो नहीं हो पाई, रुकी हुई हैं सब। कौन सी भर्ती है? PGT TGT की भर्ती हुई है, और जो रुकी हुई थी भर्ती SI वाला वो भी हुआ है फाइनल। कौन नहीं भर्ती हुआ है? टेट के एग्जाम्स कैंसिल हो जा रहे हैं, 59,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही। ठीक है, वो तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन अब कभी टेक्निकल इशू के कारण कैंसिल हो गए, कोई पेपर आउट कर दिया टेट का, तो टेट का फिर डेट आया है, सरकार ने वो प्रोवाइड किया है कि सबको फ्री में ले जाएंगे, फ्री में पहुंचाएंगे। ये तो नहीं है ना कि उसका पैसा फिर लगेगा। जब एग्ज़ाम कैंसिल हो तो सरकार ने ये भी आदेश दिया था कि जो बच्चे दूर दूर से आए हैं उनको यूपी सरकार की तरफ से फ्री में गंतव्य पे पहुंचाया जाएगा, अपने गंतव्य स्थान पे। लेकिन ऐसा कुछ ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो बोलने और करने में अंतर होता है, तो आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल बोलने और करने में अंतर होता है। उनको, हमारी जो सरकार है उनको देखना चाहिए कि हमारे ग्राउंड स्तर पे किस तरह से काम हो रहे हैं और उनका कितना पालन किया जा रहा है। अगर कोई ऐसी असुविधा आती है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लोग सरकार को ठहराते हैं, लेकिन ये ग्राउंड के जो लोग बच्चे यहाँ पे ऑफिसर लोग हैं, ये लोग गलती करते हैं। सरकार की गलती है, सरकार तो आदेश कर देती है, लेकिन सरकार ये नहीं करती है कि जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे ग्राउंड के स्तर पे, वो लोग क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, क्यों नहीं उसको देखते हैं कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही हैं। अगर ये लोग अच्छा करें तो गलती तो यहाँ पे ऑफिसर करते हैं, लेकिन भुगतना तो सरकार को पड़ता है वहाँ पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है, इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाकई जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल है। इम्प्रूवमेंट करने में इम्प्रूवमेंट तो करेगी ही, लेकिन उसको सही तरीके से अगर लागू किया जाए, जैसे हमारे ही जैसे मतलब हर 10 की जनगणना संभव हो सकता है, लेकिन जो है नई शिक्षा नीति को 34 साल लग जाते हैं। ये भारत की स्थिति है, और किसी भी इसी वजह से वैश्विक पटल पे भारत पहचान बनाने में कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ पाता है। रीज़न यही है कि हम शिक्षा पे काम नहीं करते हैं, शिक्षा में अपडेशन नहीं होता है। अगर 20 साल से कोई क्वेश्चन पेपर बन रहा था, आज भी वही बनाती है। यूनिवर्सिटी की बात करें चाहे कहीं की बात करें, आप वही पेपर दे करके आप भी पास हुए थे जो आपका बच्चा पास हुआ था। मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। मतलब कि आपका कहना है कि थोड़ा और पहले आना चाहिए था? बिल्कुल काफ़ी लेट हो गया। लेट है, 30 साल से मतलब पड़ी हुई थी, 86 में आया, फिर आपका सीधे 20 में आ रहा है। मतलब काफ़ी गैप होता है। और आपका चुनाव तो गैप नहीं होता है, किसी पार्टी का चुनाव कभी गैप नहीं होता है, उसमें तो प्रॉपर वे में चाहे कोविड हो चाहे कुछ भी हो, चुनाव तो हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें क्यों नहीं होती हैं? शिक्षा एक अहम हिस्सा होता है, और शिक्षा के अभाव में मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी देश में लोकतंत्र बहुत उच्चतर स्तर पर जा सकता है, या कोई एक देश अपनी अलग पहचान बना सकती है किसी भी स्तर पर। तो हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कंपैरिजन टू मतलब जो भी हमारे वहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, ये इस तरीके की जो वोट बैंक की राजनीति चलती है अलग अलग मुद्दों को उठा करके। मतलब अब सारी सुविधाएं सरकारें हमें तभी देती है जब चुनाव 1 महीना बाद होने वाला होता है। ऐसा क्यों? उसके पहले नीड नहीं थी लोगों की। तो ये सब भी ये बहुत मतलब गंभीर समस्या है। आपको क्या लगता है? इनका कहना है कि पहले आना चाहिए था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, आपको क्या लगता है? बिल्कुल पहले आना है, लेकिन लेट आया। ठीक है, लेट आया, लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट तो करना चाहिए था। जो न्यू पॉलिसी अभी आई है, तो मान लीजिए CBCS यहाँ पे आ गया, CBCS लागू। अभी CBCS का यूनिवर्सिटी के छात्र बहुत खफा भी हैं CBCS पे। बिल्कुल इसलिए खपा है। ठीक है, आप CBCS ने लागू किया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, लेकिन आप CBCS के बारे में किसी प्रोफेसर से पूछ लीजिए, प्रोफेसर को उसको विस्तृत जानकारी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि CBCS लागू कर दिए आप, उसके CBCS लागू किए, 1-2 लेक्चर ले लिए होते बैठा के सभी बच्चों और शिक्षकों को डिपार्टमेंट में चाहे कहीं एक जगह बैठा दिए होते, लेक्चर 2 हो गया होता कि CBCS क्या है, CBCS से क्या फ़ायदे होंगे, क्या हानियाँ होंगी, ये सब सारी चीज़ें बता दी होती तो बच्चे भी नहीं दिक्कत हो, सबको पता चल जाता कि क्या CBCS क्या है। मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले एक प्री टॉक जरूरी था। हाँ, बिल्कुल जरूर। आप किसी भी चीज़ को लागू करते हैं उसके बारे में लोगों को नहीं पता है तो दिक्कतें तो होंगी ही, जाहिर सी बात है। अभी CBCS क्या है मुझे नहीं पता है,
सर लोगों को नहीं पता है CBCS क्या है। अरे वहाँ पे एक कोई मीटिंग कर लिए होते सर, चाहे एक लेक्चर ले लिए होते, जिनको पता है वो आके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में विद्यालय में सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को बैठा के एक बार वो डेमो बता दिया गया होता कि कैसे कैसे CBCS होता है, क्या उसमें इम्प्रूव है, क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं, सब सारी चीज़ें बता दी गई होती तो बच्चे भी नहीं खपा होते, बच्चे अपने हानियाँ और लाभ समझ जाते और शिक्षक भी समझ जाते, तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया, सीधे लागू कर दिया गया है। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आपके लिए क्या मुद्दा है सबसे बड़ा चुनाव को? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है। बेरोजगारी। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है। लेकिन बेरोजगार में भी सरकार जो है हमारी वो तो सहायता कर ही रही है, वैकेंसियाँ निकालें, लेकिन उसको यहाँ पे जो नीचे लेवल पे लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो लोग उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, सही से उसको ढंग से करा नहीं पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अधिकारी और सरकार में तालमेल नहीं बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। अगर तालमेल बैठता तो पेपर लीक कैसे हो जाता? यहाँ पे वो तो भेज दिया, ठीक है, बनवा के भेज दिया, सारी चीज़ें घोषित कर दिया कि इस समय पे सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन तो यहाँ पे अधिकारी पेपर लीक करा दे रहे हैं, अपने खुद करा दे रहे हैं पेपर लीक, और उसको ठीक ढंग से प्रूव नहीं करा पा रहे हैं। ये सब सारी दिक्कतें हैं। तो निचले स्तर पे ही सारी दिक्कतें होती है, सरकार की कोई गलती नहीं होती है हमारे ख्याल से। चाहे कोई भी सरकार आए, सरकार तो अपनी काम करती है, सरकार अपनी काम करती है, लेकिन अगर हमारे निचले अधिकारी उसको अगर ठीक ढंग से करने लगाएं तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि वहाँ पे सरकार तो मान लीजिए सरकार अनपढ़ है, ठीक है, मानते हैं, बहुत सारे होते हैं नेता अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनके जो कर्मचारी वो तो केवल सिग्नेचर करते हैं एक तरह से मान लीजिए, लेकिन उनके पास जो उनके वो होते हैं सुपरवाइज़र जो होते हैं, जो उनके नीचे काम करते हैं, वो लोग हाँ वो चीज़ें जो होती हैं वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, लोग बहुत अच्छे लेवल पे पढ़े लिखे होते हैं। तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? हमारे ख्याल से तो योगी जी की सरकार बननी चाहिए। योगी जी अच्छा काम किए हैं? हाँ, हमारे लिए तो बिल्कुल किए हैं, और इस गोरखपुर शहर के लिए तो बहुत ज़्यादा किए हैं। अभी आप देखिए सिटी बस चल रहे हैं, सिटी बस में जहाँ हमको 40 रुपये देना पड़ता था, वहाँ पे 5 रुपये लग रहे हैं, 10 रुपये लग रहे हैं। तो ये सब तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। और हम जैसे अभी हमको पैरलेगंज जाना है, चाहे कहीं और जाना है, तो यूनिवर्सिटी चौराहे पे बैठते हैं, सिर्फ 5 रुपये लगते हैं, हम पहुँच जाते हैं वहाँ पैरलेगंज। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे लिए बेहतर है। तो इस वक्त थे पंत पार्क में, और यहाँ पर हमें युवाओं की कुछ मिली जुली राय मिली, और फिर बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हम नागरिक। धन्यवाद।